कहानी की शुरुआत होती है एक ढाबे से, जहाँ एक ट्रेवलर ड्राइवर खाना खाकर ढाबे के ओनर से बात कर रहा होता है। तभी इस ड्राइवर की नजर एक काटिंग न्यूज़पेपर पर पड़ता है। ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं होता, जिस वजह वो ढाबे के ओनर से कहता है कि यहाँ पर क्या लिखा है। ओनर जब उस न्यूज़ को पढ़ता है तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से सीधा एक चर्च में जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक शादी का सीन देखते हैं, जहाँ प्रसाद नाम का एक आदमी को देखते हैं जो इस शादी में आया हुआ है। शादी में कुछ लड़कों की एक टीम बहुत मजे कर रही होते हैं। प्रसाद जब इनके बारे में अपने ही एक दोस्त से पूछता है तो वो कहता है कि ये कोई मंजूमेल टीम से है। उनका एक क्लब भी है मंजूमेल बॉयज के नाम से। वही शादी में हम कुट्टन को देखते हैं, जो इस मंजूमेल बॉयज क्लब का हेड होता है, जो इस शादी में खाना परोस रहा होता है। वही सिद्धू नाम का एक आदमी होता है, वो भी मंजूमेल बॉयज क्लब का एक मेंबर है। कुछ देर बाद सिद्धू की मुलाकात प्रसाद से होती है। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर पहचान ही नहीं पा रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सिद्धू कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है और प्रसाद एक कंपनी के लिए गाड़ी चलाता है। उसके बाद सिद्धू प्रसाद को अपने दोस्तों से मिलाता है। सिद्धू प्रसाद से कहता है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। ये सुन प्रसाद भी उनके हाथ से हाँ मिलाता है। दूसरी तरफ मंजूमेल टीम की लड़ाई गाँव के एक दूसरे क्लब के लोगों से हो जाती है, क्योंकि वो टीम पिछली बार रस्सी कुश्ती में हार गई थी और ये बात लेकर वो लोग उन्हें बुली करने लगे थे। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ये लोग फिर एक बार रस्सी कुश्ती खेलने लगते हैं और इस बार मंजूमेल टीम हार जाती है। अगले दिन ये सभी गोवा जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गोवा जाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि ये लोग हफ्ते में एक बार ही काम पर जाते हैं। उसमें से जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो गंदी फिल्म देखकर या शराब पीकर उड़ा देते हैं। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग कड़ाई कनाल जाएंगे। सिद्धू अपने दोस्त प्रसाद को फोन करता है। प्रसाद कहता है कि अभी उसके पास बड़ा गाड़ी नहीं है, एक छोटी गाड़ी है जिसमें सिर्फ 9 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन उनके क्लब में तो टोटल 30 लोग हैं। रात को ये लोग हिसाब लगाते हैं कि किस किस को साथ ले जाए, क्योंकि 9 लोग से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। अगले दिन कुट्टन रेडी होकर निकलता है। उसकी माँ उसे जल्दी लौटने को कहती है, क्योंकि कुट्टन को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। कुट्टन क्लब पहुँचता है और अपने बाकी दोस्तों को समझाता है कि इस बार हम कुछ लोग चले जाते हैं और अगले बार तुम लोग चले जाना। इतने में प्रसाद भी गाड़ी लेके पहुंच जाता है। तभी उन्हें पता लगता है कि 9 में से एक दोस्त उनके साथ नहीं आ रहा। ये सुन कुट्टन सुभाष को लाने उसके घर चला जाता है। सुभाष जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। फिर भी कुट्टन कहता है कि चल मैनेज कर लेंगे। सुभाष के घर में उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई है। इस घर में वही एक पैसे कमाने वाला है। सभी गाड़ी में चढ़ चुके हैं। सुभाष भी चढ़ता है। इतने में सिजू आ जाता है, जो जिनसन का भाई होता है। ये दोनों भाई कम दोस्त ज्यादा है। अब ये 10 हो चुके हैं। किसी तरह गाड़ी में बैठकर ये लोग कड़ाई कनाल के लिए निकलते हैं। रात का सफर तय करके ये लोग अगले दिन कड़ाई कनाल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी काफी मजे करते हैं, साथ ही अलग अलग पोज देकर फोटो खिंचवाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक टूर गाइड से होता है। वो कहता है कि आप लोग चाहो तो मैं आपको पूरा कड़ाई कनाल घुमा सकता हूँ, लेकिन वो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद सभी एक बड़े से पेड़ में चढ़ते हैं और फोटो खींचते हैं। अब बारी है घर लौटने का। तभी सिद्धू कहता है कि हमने तो एक जगह मिस कर दी, गुना केव, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ गया हूँ। सिद्धू की बात सुनकर सभी उस जगह को देखने का मन मना लेते हैं। उसके बाद सभी गुना केव के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो गुना केव पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले एक दुकान में रुकते हैं और कुछ खाते हैं। वहाँ के दुकानदार से उनकी थोड़ी मिलजुल हो जाती है। उसके बाद सभी गुना केव में एंटर करते हैं। पीछे से दुकानदार कहता है कि बारिश होने वाली है, संभल कर जाना। गुना केव में उन्हें वही टूर गाइड मिलता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। इस केव को देखने के लिए और भी बहुत से लोग आए हुए। आगे जाने के बाद ये लोग एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। आप सभी और भी आगे जाने वाले थे, लेकिन प्रसाद कहता है कि मैं नहीं जा रहा, मैं गाड़ी में तुम लोगों का इंतजार करूंगा। प्रसाद चला जाता है और बाकी सभी आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक बड़े से लोहे का गेट मिलता है जो बंद होता है। सिद्धू कहता है कि असली गुना केव तो नीचे है। सिद्धू की बात सुनकर ये लोग उसी असली गुना केव को देखना चाहते थे। वही कुट्टन उन्हें बार बार यहाँ से लौट जाने को कहता है, लेकिन कुट्टन की बात कोई नहीं सुनता और एक दूसरे रास्ते से होते हुए असली गुना केव देखने के लिए निकल पड़ते हैं। नशे में धुत मंजूमेल टीम अपनी जान की परवाह किए बिना असली गुना केव पहुँच जाते हैं। ये जगह दिखने में जितना सुंदर उतना खतरनाक भी।
वहाँ पहुँचने के बाद कुट्टन नोटिस करता है कि एक दूसरे क्लब के लोग भी यहाँ पहले आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने क्लब का नाम एक बड़े से पत्थर पर लिख दिए थे। आप कुट्टन भी चाहता है कि क्यों ना हम भी अपने क्लब का नाम लिखे। किस्मत से उन्हें वहाँ एक पेंट का डब्बा मिल जाता है और उसी से वो लोग भी अपने क्लब का नाम लिखते हैं, मंजूमिल बॉयज। सभी इसके सामने फोटो खींचने के लिए आगे आते हैं। तभी सुभाष अंदाजा नहीं लगा पाता और एक गड्ढे में गिर जाता है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक क्या हो गया। सभी उसे आवाज लगाते हैं। पहले इनको लगता है कि सुभाष उनके साथ मजाक कर रहा है। इतने में गड्ढे से बहुत से चमगादड़ एक साथ निकलते हैं। सभी एकदम से डर जाते हैं। वही ऊपर से वो टूर गाइड भी इसको नोटिस करता है। सभी मिलके सुभाष को आवाज देते हैं। उसे देखने के लिए कैमरा का फ्लैश भी यूज करते हैं, लेकिन सुभाष उन्हें दिखाई नहीं देता। ये लोग काफी डर जाते हैं। तभी एक पत्थर उस गड्ढे में गिरता है, जिसकी गिरने की आवाज उन्हें काफी देर तक सुनाई देती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई छोटा गड्ढा नहीं। तभी पीछे से उनका एक दोस्त जो काफी डरा हुआ होता है, वो कहता है कि सुभाष चला गया है। तभी वहाँ वही टूर गाइड आता है। सभी उसके पैर पकड़ते हुए कहते हैं कि हमारे दोस्त को बचा लो। वो आदमी कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इसे शैतान का गड्ढा कहते हैं। वो आदमी उन्हें समझाता है कि आप कोई फायदा नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये लोग अपने दोस्त को छोड़ के जाने वाले नहीं थे। कुट्टन कुछ लोगों को मदद लाने के लिए ऊपर भेजता है। 4 दोस्त भाग के ऊपर जाते हैं और वो दुकानदार से मदद मांगते हैं। दुकानदार उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर काफी समझाने के बाद दुकानदार उनके साथ चलने को राजी होता है, पर इससे पहले वो अपने साथ कुछ नींबू को लेता है। बाकी 3 दोस्त प्रसाद को लेके पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। वो दुकानदार वहाँ पहुँच के सभी के हाथ में एक एक नींबू देने को कहता है, साथ ही उस गड्ढे से दूर रहने की सलाह देता है। दुकानदार काफी डरा हुआ होता है। इतने में वहाँ बारिश भी आ जाती है। दूसरी तरफ जिनसन अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचता है और सुभाष के बारे में बताता है। पहले तो पुलिस उनकी बातों को हल्के में लेता है। फिर जब प्रसाद कहता है कि हमारा दोस्त गुना केव के गड्ढे में गिर गया है, ये सुन पुलिस तीनों को डरता है और कहता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया होने के बावजूद भी तुम लोग वहाँ क्यों गए। वही दुकानदार सबसे कहता है कि ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है, इसे शैतान का रसोई कहते हैं। फिर नाम बदलकर गुना केव रखा गया है। दुकानदार ये भी कहता है कि अब तक इस गड्ढे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जो भी अंदर गिरे वापस नहीं आए हैं। वही पुलिस स्टेशन में ऑफिसर प्रसाद और बाकियों को मारने लगता है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं लोगों ने जानबूझकर सुभाष को गड्ढे में गिरा कर आए हैं। वही कुट्टन देखता है कि बारिश की पानी इस गड्ढे में जा रहा है। ऐसे भी बहुत ठंड है, ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा है। अगर सुभाष के अंदर थोड़ी सी भी जान बची हो तो ये बारिश की पानी उसे मार देगी। ये सोच के सभी दोस्त बारिश के पानी को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। सिद्धू मन ही मन खुद को दोषी मानने लगता है। अगर वो उन्हें इस जगह के बारे में नहीं बताता तो शायद सभी सही सलामत होते। सभी मिलकर पानी की दिशा में लेट जाते हैं और पानी को गड्ढे में गिरने से रोक लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुभाष उस गड्ढे में कैसे गिरा। सुभाष के छितरे उड़ गए थे और वो एक ढालन पत्थर पर जा रुका है। कुछ देर बाद प्रसाद एक पुलिस ऑफिसर को लेके आता है। वो उन्हें यहाँ से वापस चले जाने को कहता है। पुलिस इनके साथ बुरा बिहेव करता है। तब वो दुकानदार पुलिस से कहता है कि ये बच्चे हमारे यहाँ घूमने आए हैं, इनकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब पुलिस भी इस बात को समझता है। सभी दोस्तों का रो रो के बुरा हाल है। कुट्टन कहता है कि मैं घर जाकर उसके माँ को क्या जवाब दूंगा। जिनसन फिर एक बार सुभाष को आवाज देता है। तभी जिनसन को अंदर से सुभाष की रोने की आवाज सुनाई देता है। ये सुन सभी एकदम से खुश हो जाते हैं कि उनका दोस्त सुभाष अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ मौजूद पुलिस अपने सीनियर को खबर करता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस फायर ब्रिगेड वालों के साथ पहुंचता है। पुलिस वहां पहुंच के सबसे पहले गड्ढे के अंदर रस्सी डलता है। ये देख सिजू कहता है कि हमारे दोस्त गिरे हुए बहुत टाइम हो गया है। रस्सी उसके पास पहुंचता भी है तो वो उसे पकड़ नहीं पाए, इसीलिए आप लोग किसी एक को अंदर भेजे। लेकिन गड्ढे के अंदर जाने को कोई राजी नहीं है। ये देख कुट्टन खुद गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करता है। पुलिस वाले उसके इस फैसले से राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी खुद पता नहीं ये गड्ढा कितना गहरा है। फिर भी कुट्टन रिस्क लेता है और गड्ढे के अंदर उतर जाता है। गड्ढे के अंदर काफी अंधेरा के साथ बहुत ठंड भी होता है। कुछ नीचे जाने पर रस्सी खत्म हो जाती है। कुट्टन नीचे से दूसरा रस्सी जोड़ने को कहता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि कुट्टन इससे नीचे जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। कुट्टन उनकी बातों का परवाह किए बिना रस्सी जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर एक रस्सी जोड़ा जाता है और कुट्टन गड्ढे के और भी गहराई में चला जाता है। फिर उसे सुभाष दिखता है, जो कीचड़ और खून से लथपथ एक ढलान पत्थर पर बेहोशी हालत में पड़ा होता है। कुट्टन सुभाष को एक दूसरे रस्सी
से बांधता है। तभी अचानक सुभाष कुट्टन के गले को पकड़ता है और पागलों वाली हरकत करने लगता है, जैसे कि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी हो। इस हड़बड़ी में सुभाष ढलान पत्थर से नीचे गिर जाता है, साथ ही कुट्टन भी उसके साथ नीचे गिर जाता है, पर एक दूसरे के साथ रस्सी से बंधे होने के कारण दोनों बच जाते हैं। फिर रस्सी को धीरे धीरे ऊपर किया जाता है और इसी तरह सभी मिलकर सुभाष और कुट्टन को ऊपर ले आते हैं। फिर सुभाष को एक सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन यह अच्छे इलाज की सुविधा नहीं थी, जिस वजह उसे एक दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है। तभी अस्पताल के बाहर मीडिया के बहुत से लोग भर जाते हैं। लोगों का मानना है कि सुभाष अपनी मौत को छू के आया है, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान है। कुट्टन की इस बहादुरी को टीवी और न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि कैसे वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को बचाया है। सुभाष की माँ कुट्टन को दोष देने लगते हैं, अगर सुभाष को कुछ हो जाता तो वो क्या करती। उसके बाद देखते हैं कि सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। सुभाष भी अस्पताल से घर आ जाता है, पर उसे आज भी वो सपना परेशान करता है। वो चीख कर नींद से जागता है। फिर हम उस चर्च का सीन देखते हैं जहाँ सुभाष की माँ उस कार्टून न्यूज़पेपर को देखती है। फिर वो रोती हुई कुट्टन के घर जाती है और उसे माफी मांगती है। वो समझ जाती है कि अगर आज सुभाष जिंदा है तो वो कुट्टन के कारण जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि उस गड्ढे के ऊपर लोहे के नेट लगा दिए जा रहे हैं ताकि अगली बार कोई गलती से वहाँ ना गिरे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।